बेटे बहू ने घर से निकाला, फिर पिता ने सिखाया जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। जिस बेटे के लिए पिता ने अपनी जीवन भर की कमाई लुटा दी, उसी ने बुढ़ापे में उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ने की साजिश रची। लेकिन पिता के एक कानूनी दाव ने बेटे बहू का सारा घमंड पल भर में तोड़ दिया। लखनऊ की सर्दियों वाली वो एक सर्द सुबह थी। 62 साल के रमाकांत विद्यार्थी अपनी पुरानी बालकनी में बैठे खांस रहे थे। उन्हें अस्थमा की शिकायत थी। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें वो अपना दर्द लिखते थे। रमाकांत जी एक सरकारी स्कूल में गणित के मास्टर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ें कमाई थी, एक अपने छात्रों का सम्मान और दूसरा अपना इकलौता बेटा नीरज। रमाकांत जी की पत्नी सुमित्रा का देहांत 5 साल पहले हो गया था। पत्नी के जाने के बाद रमाकांत जी ने अपनी ज़िंदगी का इकलौता सहारा अपने बेटे को ही मान लिया था। जब नीरज ने कहा कि उसे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो रमाकांत जी ने बिना एक पल सोचे अपनी सारी रिटायरमेंट की रकम, पीएफ का पैसा और अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर सब कुछ बेटे के हाथों में रख दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो नया घर खरीदा, उसकी रजिस्ट्री भी सीधे नीरज और अपनी बहू अंजलि के नाम करवा दी थी। उन्हें लगता था कि बेटा ही तो बुढ़ापे की लाठी है, नाम किसी का भी हो, घर तो अपना ही है। लेकिन जैसे ही वो घर नीरज के नाम हुआ, घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जिस रमाकांत जी की खांसने की आवाज़ से कभी पूरा घर उनके पास दौड़ आता था, आज उनकी वही खांसी बहू अंजलि को टीवी देखते हुए डिस्टर्ब करती थी। पिताजी, आप दिन भर खांसते रहते हैं, थोड़ा बाहर जाकर बैठा कीजिए ना, मेरे सिर में दर्द होने लगता है, अंजलि अक्सर मुंह बनाते हुए कहती। रमाकांत जी चुपचाप अपनी शॉल ओढ़ते और बाहर सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाते। उन्हें अपने ही पैसों से बने घर में एक अजनबी की तरह महसूस होने लगा था। खाना भी उन्हें सबसे अंत में मिलता, वो भी जो बच जाता। नीरज का बिजनेस अच्छा चल निकला था। घर में नई गाड़ी आ गई थी, महंगे सोफे आ गए थे, लेकिन रमाकांत जी के कमरे का वो पुराना पंखा आज भी आवाज़ करता था। इसे ठीक कराने के लिए वो कई महीनों से बेटे से कह रहे थे। एक दिन रमाकांत जी का अस्थमा का पंप खत्म हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो धीरे धीरे चलकर नीरज के कमरे की तरफ गए। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। वो जैसे ही अंदर जाने वाले थे, तभी उन्हें अंजलि की आवाज़ सुनाई दी। नीरज, मैंने एजेंट से बात कर ली है, वो परसों आकर घर देख लेगा। कनाडा का वीज़ा भी अगले महीने तक आ ही जाएगा। बस इस घर के बिकते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। रमाकांत जी के कदम वहीं ठिठक गए। घर बिक रहा है? कनाडा? उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। तभी नीरज की आवाज़ आई, हाँ सब ठीक है, बस एक ही टेंशन है, पिताजी का क्या करेंगे? उन्हें साथ तो ले जा नहीं सकते, वहाँ उनका मेडिकल खर्चा ही इतना हो जाएगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे। अंजलि ने बेरुखी से कहा, इसमें सोचना क्या है, शहर के बाहर जो शांति निकेतन वृद्धाश्रम है, मैंने वहाँ बात कर ली है। हम उन्हें कहेंगे कि उन्हें कुछ दिनों के लिए एक धार्मिक यात्रा पर भेज रहे हैं, वहाँ छोड़कर हम अपनी फ़्लाइट पकड़ लेंगे। बाद में वहाँ से कौन सा वो वापस आ पाएंगे। यह सुनकर रमाकांत जी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी सारी कमाई, अपना वर्तमान और अपना भविष्य सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो आज उन्हें एक लावारिस की तरह वृद्धाश्रम में फेंकने की साजिश रच रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहाँ से बिना कुछ कहे अपने कमरे में लौट आए। उस रात वो सो नहीं सके, सिर्फ एक छत को घूरते रहे और सुमित्रा को याद करते रहे। दोस्तों, एक पिता अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने बच्चों को, भविष्य को संवारने में लगा देता है। वो अपनी इच्छाओं को मारता है ताकि उसके बच्चे अपने सपने को जी सकें, लेकिन जब वही बच्चे बुढ़ापे में माता पिता को बोझ समझने लगे, तो उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। अगर रमाकांत जी के इस दर्द ने आपके भी दिल को छुआ है, तो मैं विवेक वर्मा आपसे अनुरोध करता हूँ कि वर्मा स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानियाँ लाते हैं। वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और इस कहानी में हमारे साथ आगे बढ़ें, क्योंकि रमाकांत जी अब चुप बैठने वाले नहीं थे। अगली सुबह जब रमाकांत जी कमरे से बाहर आए, तो उनके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो यूं घुट घुट कर और धोखा खाकर नहीं जिएंगे। वो एक गणित के शिक्षक थे और अब जिंदगी का हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया था। दोपहर को जब नीरज और अंजलि घर पर नहीं थे, रमाकांत जी ने अपनी पुरानी अलमारी से कुछ कागज़ निकाले। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। वो घर से निकले और सीधे अपने एक पुराने मित्र हरीश बाबू के पास पहुँचे, जो एक रिटायर्ड वकील थे। हरीश बाबू ने जब रमाकांत जी की पूरी कहानी सुनी, तो उनकी भी आंखें नम हो गई। रमाकांत, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपना सब कुछ जीते जी बेटे के नाम करके, लेकिन घबराओ मत, तुम एक शिक्षक रहे हो, तुमने कितनों को रास्ता दिखाया है, आज कानून तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हरीश बाबू ने उन्हें सीनियर सिटीजन एक्ट, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के बारे में बताया। इसके तहत अगर कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम इस उम्मीद से करता है कि वो बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेंगे और बच्चे
बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो वो संपत्ति का ट्रांसफ़र रद्द किया जा सकता है। हरीश बाबू ने तुरंत रमाकांत जी की मेडिकल रिपोर्ट्स, घर के पुराने कागजात और बैंक के स्टेटमेंट जमा किए, जिससे साबित होता था कि घर का पूरा पैसा रमाकांत जी ने ही दिया था। अगले ही दिन ट्रिब्यूनल में एक गुप्त याचिका दायर कर दी गई थी। इधर घर में नीरज और अंजलि को भनक तक नहीं थी कि उनके पिता क्या कर रहे हैं। वो अपने कनाडा जाने के सपनों में खोए हुए थे। 2 दिन बाद घर का सौदा तय करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर और एक खरीदार उनके घर आए। ड्राइंग रूम में चाय नाश्ता चल रहा था। नीरज ने खरीदार के सामने घर के कागजात रखे। देखिए सर, लोकेशन एकदम प्राइम है, आपको ऐसा घर पूरे लखनऊ में इस दाम पर नहीं मिलेगा। खरीदार ने मुस्कुराते हुए पेन निकाला और एग्रीमेंट पर साइन करने ही वाला था कि तभी रमाकांत जी अपने कमरे से बाहर आए। उनकी आवाज़ में आज एक गजब की कड़क थी। रुक जाइए भाई साहब, इस एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले यह जान लीजिए कि यह घर बिकाऊ नहीं है। नीरज और अंजलि चौंक कर खड़े हो गए। प्रॉपर्टी डीलर भी हैरान रह गया। नीरज ने दांत पीसते हुए कहा, पिताजी आप अंदर जाइए, आपको इन सब बातों की समझ नहीं है। घर मेरे नाम पर है और मैं इसे बेच रहा हूँ। रमाकांत जी ने शांत स्वर में कहा, घर तुम्हारे नाम पर जरूर है नीरज, लेकिन ये खरीदा मेरी जीवन भर की कमाई से गया है। और मैंने तुम्हें यह घर इसलिए नहीं दिया था कि तुम मुझे बुढ़ापे में लावारिसों की तरह वृद्धाश्रम छोड़कर विदेश भाग जाओ। यह सुनकर अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। नीरज ने प्रॉपर्टी डीलर के सामने अपनी बेइज्जती होते देख गुस्से में कहा, आप मेरा तमाशा मत बनाइए पिताजी, घर मेरे नाम है, रजिस्ट्री मेरे नाम है, आप मुझे रोक नहीं सकते। आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन यह घर तो मैं बेच कर ही रहूँगा। दोस्तों, जब एक बेटा अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर उसे घर से बाहर निकालने की बात करता है तो वो सिर्फ एक पिता का नहीं बल्कि हर उस संस्कार का अपमान होता है जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। आज रमाकांत जी अकेले नहीं खड़े थे, उनके साथ उनकी सच्चाई खड़ी थी। क्या एक पिता अपने ही पैसों से बने घर से निकाल दिया जाएगा? जानने के लिए वर्मा स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही भावनाओं से जुड़ी सच्ची और प्रेरक कहानियाँ आप तक पहुँचाने की हिम्मत देता है। वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और देखें कैसे एक पिता ने अपने लालची बेटे का घमंड तोड़ा। रमाकांत जी ने प्रॉपर्टी डीलर की तरफ मुड़कर कहा, भाई साहब, अगर आप एक विवादित संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो शौक से साइन कर लीजिए, लेकिन कल को जब कोर्ट का स्टे ऑर्डर आएगा तो आपके लाखों रुपए फंस जाएंगे। फैसला आपका है। यह सुनते ही खरीदार ने तुरंत अपना पेन वापस जेब में रख लिया। नीरज जी, आप पहले अपने घर का कलेश सुलझा लीजिए, हम ऐसी विवादित जगह में हाथ नहीं डालते। यह कहकर खरीदार और डीलर वहां से चले गए। उनके जाते ही नीरज गुस्से से पागल हो गया। उसने पास रखा कांच का गिलास जोर से जमीन पर दे मारा। यह क्या किया आपने? मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया। मैं आज ही आपको इस घर से निकालता हूँ, निकलिए मेरे घर से। रमाकांत जी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंजलि ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक पुलिस कांस्टेबल और एक कोर्ट का चपरासी खड़ा था। नीरज विद्यार्थी कौन है? ट्रिब्यूनल कोर्ट से आपके नाम का नोटिस है। नीरज ने कांपते हाथों से नोटिस लिया और उसने पढ़ा। नोटिस में साफ लिखा था कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत रमाकांत विद्यार्थी ने अपने बेटे को दी गई संपत्ति की डीड को रद्द करने की अपील की है। जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या किसी और के नाम करने पर सख्त रोक लगा दी गई है। और चूंकि बेटे ने पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए प्राथमिक तौर पर बेटे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका कनाडा जाने का सपना, उसका बिजनेस, उसका घमंड, सब एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यह आपने क्या किया पिताजी? आप अपने ही बेटे को कोर्ट घसीट रहे हैं। नीरज की आवाज़ में अब गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। रमाकांत जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें कोर्ट नहीं घसीटा नीरज, तुम्हारे लालच और तुम्हारी बेरुखी ने तुम्हें वहां पहुंचाया है। जिस पिता ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तुम उसी के पैर काटने चले थे। तुमने सोचा मैं एक अनपढ़ और लाचार बूढ़ा हूँ। नहीं बेटा, मैं एक बाप हूँ, और एक बाप जब अपने बच्चे को पाल सकता है तो ज़रूरत पड़ने पर उसे उसकी औकात भी दिखा सकता है। अगले कुछ महीनों में कोर्ट की सुनवाई हुई। रमाकांत जी के वकील हरीश बाबू ने साबित कर दिया कि नीरज और अंजलि ने रमाकांत जी को न सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया बल्कि उनकी देखभाल करने से भी साफ इनकार कर दिया। जज ने सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज ने कहा कि चूंकि यह घर रमाकांत जी के पैसों से खरीदा गया था और बेटे ने उनकी देखभाल की शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए गिफ्ट डीड को रद्द किया जाता है। घर का पूरा मालिकाना हक वापस रमाकांत विद्यार्थी को सौंपा जाता है। इसके अलावा नीरज को आदेश दिया जाता है कि वह 15 दिनों के भीतर घर खाली कर दे। फैसला सुनकर अंजलि कोर्ट रूम में ही रोने लगी। उसका विदेश जाने का सपना टूट चुका था और अब सिर पर छत भी नहीं बची थी। नीरज हाथ जोड़कर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। हम आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे।
रमाकांत जी ने पीछे हटते हुए कहा, तुम बेटे होने का हक उसी दिन खो चुके थे नीरज, जिस दिन तुमने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने की योजना बनाई थी। जो इंसान अपनी जन्म देने वाली माँ और बाप का सगा नहीं हो सका, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। तुमने मेरी जीवन भर की कमाई को अपना हक समझा, लेकिन मेरे प्यार को मेरी कमजोरी। अब तुम्हें अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बसानी होगी। जाओ यहाँ से। रमाकांत जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। वो जानते थे कि अगर आज उन्होंने नरमी दिखाई तो यह लालच फिर कभी न कभी सर उठाएगा। नीरज और अंजलि को किराए के एक छोटे से मकान में जाना पड़ा। उनका सारा पैसा घर के सौदे और कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो गया था। इधर रमाकांत जी अपने घर में अब अकेले जरूर थे, लेकिन वो आज़ाद थे। उनके पास आत्मसम्मान था। उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा एक अच्छे से और संस्कारी परिवार को किराए पर दे दिया, जिनकी छोटी सी बेटी रमाकांत जी को दादाजी कहकर बुलाती थी और उनके साथ खूब खेलती थी। रमाकांत जी ने अपनी बची हुई जिंदगी सम्मान, शांति और खुशी के साथ जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमारी जड़ें होते हैं। अगर हम जड़ों में जहर डालेंगे तो टहनियाँ कभी हरी नहीं रह सकती। माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना दुनिया की कोई भी दौलत काम नहीं आती। और कभी भी किसी बुजुर्ग को बेबस समझने की भूल मत कीजिए। अगर आपको रमाकांत जी का यह फैसला सही लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जाने से पहले वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।